गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोस में हम अपना साइंस में भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 8 गति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टॉपिक लिया था वेग परिवर्तन की दर त्वरण। हमने त्वरण को बाय डिटेल परिभाषित किया था और आंकिक प्रश्न को भी हल किया था। तो आज हमें अपनी गति की समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन को अध्ययन करना है। तो गति की आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गति के समीकरण। इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये जो आपके पास समीकरण आएंगी ये सारी की सारी ही गति की समीकरण होती हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु सरल रेखीय एक समान त्वरित गति कर रही हो। सरल रेखा का मतलब होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में या सीधी लाइन में क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो और एक समान त्वरित गति कर रही हो। तो किसी निश्चित समय अंतराल में, कोई निश्चित समय अंतराल लिया हमने, वो चाहे 10 सेकंड का हो चाहे 5 सेकंड का हो, कोई भी निश्चित समय अंतराल हो, तो उसमें गति के दौरान त्वरण ए, भाई त्वरण को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो गति के दौरान होता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी को एस तथा उसके द्वारा प्राप्त वेग जो होगा वो वी को संबंधित करने वाली समीकरणों को गति की समीकरण कहते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टार्टिंग में कोई वस्तु है, प्रारंभिक वेग उसका कुछ ना कुछ रहा होगा, फिर वो चल रही है, उसका अंतिम वेग कुछ ना कुछ हो गया होगा, बीच में कुछ ना कुछ टाइम समय अंतराल बीच में कुछ ना कुछ लगा होगा और वो यहाँ से यहाँ तक की कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करके अंतिम वेग v को प्राप्त हुई होगी। यहाँ इसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होगा। तो इन सब के अंदर जो रिलेशन बनाती है a त्वरण के अंतर्गत, s के अंतर्गत, v के अंतर्गत, u के अंतर्गत, इन सभी के अंतर्गत और टाइम समय अंतराल t, इन सभी के बीच जो रिलेशन बनाती है वो रिलेशन कहलाती है सभी गति की समीकरण। उनको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो हमारे पास इस तरह से गति के कितने समीकरण होते हैं? गति के 3 समीकरण हैं। सबसे पहला जो समीकरण होती है गति की वो कुछ ऐसी होती है, v बराबर u प्लस ए टी। ये आपकी रहेगी गति की प्रथम समीकरण। देखिए लिखा हुआ है v बराबर u प्लस ए टी। इस समीकरण को गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगी दूसरी समीकरण वो कुछ इस प्रकार से होगी, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये जानी जाती है गति की द्वितीय समीकरण के रूप में। और फिर हमारी जो लास्ट होती है थर्ड इक्वेशन वो होती है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारी होती है गति की तृतीय समीकरण। तो इन समीकरण में अब आपके कुछ ना कुछ ये नोटेशन यूज हुई है, जैसे u, v, a, t और s। तो जो u होता है वो होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग में जिस वेग से वस्तु ने चलना प्रारंभ किया है। उसके बाद जो v होता है वो होता है वस्तु का अंतिम वेग, कि लास्ट में उस वस्तु ने कितना वेग प्राप्त कर लिया है। ए हमारा होता है गति में त्वरण, कि उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है। टी होता है समय अंतराल, कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच में कितना समय अंतराल था। और एस हमारा होता है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कि वस्तु ने कितनी दूरी को तय किया है। तो इस तरीके से हमारी जो तीनों समीकरण होती है ये स्पष्ट हो जाती है कि कहाँ इसमें कौन सी नोटेशन किस चीज़ के लिए है। वी देखिए, ये वी है, ये हमारी वस्तु का क्या है, अंतिम वेग, ये होता है प्रारंभिक वेग, ये होता है त्वरण और टी होता है समय। इसी प्रकार से दूसरे वाले समीकरण में एस हमारी होती है दूरी, यू हमारा होता है प्रारंभिक वेग, ए हमारा त्वरण होता है और टी हमारा होता है समय। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में हमारे पास वी स्क्वायर है। वी का मतलब है कि ये कौन सा वेग है आपके पास, ये हमारे पास है अंतिम वेग। यू स्क्वायर, यू हमारे पास होता है प्रारंभिक वेग, ए हमारे पास होता है त्वरण और एस हमारे पास होती है वस्तु ने जितनी दूरी को तय किया है वो दूरी। तो सभी के सभी आपको अंकित प्रश्न में दे के रखिएगा। वो अंकित क्वेश्चन जब भी आपसे हल कराएगा तो वो दे के रखिएगा कि वस्तु का प्रारंभिक वेग इतना है, इतने समय बाद वस्तु का अंतिम वेग इतना हो जाता है,
तो आपको निकालना है त्वरण। तो इस तरीके से आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन, ये आपकी इक्वेशन है, आपको इसमें लगाना है। तो आपको प्रारंभिक अंतिम वेग दिया हो सकता है, प्रारंभिक वेग दिया जा सकता है, समय अंतराल और आपसे त्वरण पूछा जा सकता है। तो आप ये समीकरण यूज़ करिएगा उस टाइम। तो आप जब आंकिक प्रश्नों को हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आती है गुरुत्व के अंतर्गत गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो गुरुत्व के अंतर्गत जो गति होती है, जैसे आपने क्या किया, छत से आप छत पर चढ़े और छत पर चढ़ने के बाद आपने कोई वस्तु को फेंक दिया, या फिर आप जमीन पर खड़े और आपने कोई वस्तु ऊपर की ओर उछाली। तो इसका मतलब है वो अब किसके अंतर्गत मोशन करेगी, वो अब एक स्ट्रेट लाइन में तो मोशन करेगी, लेकिन गुरुत्व के अंतर्गत यदि किसी वस्तु को पृथ्वी तल के निकट मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करती है। इस गति में वस्तु पर एक नियत गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। भैया आपने क्या किया, वस्तु को छोड़ दिया ऊपर से और वो कहाँ आ रही है, नीचे की ओर। इसका मतलब है कोई ना कोई बल उसको क्या कर रहा है, कोई ना कोई त्वरण उसमें लगा हुआ है। तो वो त्वरण क्या कहलाता है, वो कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण जी। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व के अंतर्गत नीचे की ओर गति के लिए गति के समीकरणों में त्वरण। अब आप क्या करते हैं, मैंने लास्ट टॉपिक पर आपको जब त्वरण समझाया था तो बताया था कि त्वरण को ए से और गुरुत्वीय त्वरण को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बस आपको समीकरण में बस थोड़ा सा ही चेंज करना है, जहां आपके पास ए लिखा हुआ था वहां आपको बदलना है जी में। और देखिए आपने किसी वस्तु को ऊपर से गिराया नीचे, इसका मतलब है ये क्या होती है, ऊंचाई। ऊंचाई को एच से डिनोट किया जाता है। अब दूरी न रह के अब एस हो जाती है हाइट एच। तो जहां आपके पास गति की समीकरण में ए है वहां आप जी रखोगे और जहां एस है वहां आप रखोगे एच, और अपनी समीकरणों को बदल लेंगे। देखिए लिखा हुआ है गुरुत्व के अंतर्गत नीचे की ओर गति के लिए गति के समीकरणों में त्वरण ए के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी तथा एस के स्थान पर ऊंचाई एच लेते हैं। तो गुरुत्व के अंतर्गत गति के लिए गति की समीकरणों को कैसे लिखा जा सकता है, इस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए मैं समझाती हूँ कैसे। मान लीजिए आपके पास समीकरण थी v बराबर u प्लस ए टी। तो मैंने बताया है v एज इट इज़ रहेगा, u एज इट इज़ रहेगा, बस a की जगह क्या आ जाएगा gt। नेक्स्ट है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब आपकी समीकरण बन जाएगी, s की जगह आएगा h बराबर u एज इट इज़, t एज इट इज़ प्लस 1/2, a की जगह आएगा g और t स्क्वायर। और लास्ट इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये समीकरण चेंज हो जाएगी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो इस तरीके से आपकी समीकरण 1 ये बन जाएगी, समीकरण नंबर 2 आपकी ये बन जाएगी और समीकरण 3 बन जाएगी ये, जो मैंने लास्ट में यहाँ देखिए लिखा हुआ है। समीकरण 1 का रूप कुछ इस प्रकार होगा, v बराबर u प्लस जी टी। समीकरण 2 होगी h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और समीकरण 3 होगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए ये तो क्या था कि जब आपकी वस्तु ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे। अब ऐसा भी तो हो सकता है आपकी वस्तु नीचे है, नीचे से कहाँ जा रही हो, ऊपर। तो इसमें देखिए यदि वस्तु गुरुत्व के विरुद्ध ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रही है तो हम क्या करते हैं, जहाँ हमने जी लिया है, मान लीजिए हमने जहाँ जी यूज़ किया है, बस अब हमें क्या यूज़ करना है -g, और अपनी समीकरणों को बदलना है। देखिए आपके पास समीकरण थी, अगर आपके पास ये समीकरण है तो आपके पास हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। ये समीकरण है तो आपके पास हो जाएगी h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और अगर आपके पास ये समीकरण है तो आपके पास हो जाएगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। इस प्रकार से ये समीकरण आपकी तब होती है जब आपकी वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर की ओर गति कर रही है। तो समीकरणों के रूप कुछ इस प्रकार से होंगे, तब गति की समीकरण होगी 1 v बराबर u माइनस जी टी, ये लिखा हुआ है। समीकरण नंबर 2 h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये रही। समीकरण नंबर 3 होगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो इस प्रकार से ये सभी आपकी गति की समीकरण है। इन गति की समीकरणों को आपको ध्यान से पढ़ना है।
इनको याद करना है क्योंकि ये अंकित प्रश्न में यूज़ होंगी और यहीं पर नहीं, आपको फिर 11th और 12th में भी पढ़ने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।